राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में हमने हॉब्स का विचार देखा। अब हम जॉन लॉक की बात करते हैं। जॉन लॉक के बारे में एक बात ध्यान रखें कि इसने दो तरह की संविदा पर जोर दिया है। जॉन लॉक इंग्लैंड का एक दार्शनिक था जिसका पालन पोषण एक इतना उदार वातावरण में हुआ जिसका कि इसके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। लॉक ने अपने समय में इंग्लैंड के उस गृह युद्ध को देखा जिसमें उसके पिता ने राजा का विरोध और पार्लियामेंट का समर्थन किया। तो हॉब्स की तरह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन न करते हुए लॉक ने जनप्रतिनिधियों की सरकार या जनप्रतिनिधियों की शासन व्यवस्था के प्रति अपनी सहानुभूति या समर्थन दिखाया। हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द टू टेरेसेस ऑन गवर्नमेंट में इस बात का प्रतिपादन किया कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना न्यायसंगत है। जैसा कि हमने देखा कि हॉब्स ने मानव स्वभाव को झगड़ालू, एकांकी, क्षणिक ऐसी पाशविक प्रवृत्ति वाला देखा, वहीं लॉक के विचार बिल्कुल अलग हैं। लॉक के विचार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें सदैव ही प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं विद्यमान हैं। मानव स्वभाव की इसी सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की अवस्था नहीं थी। वो ऐसी अवस्था थी जहाँ सभी व्यक्ति समान थे, प्राकृतिक नियमों के अधीन थे और स्वतंत्र भी थे। वहाँ एक नियम प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसे कि तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। Do unto others as you want other to do unto you। तो इस प्रकार जॉन लॉक ने मनुष्य के प्राकृतिक जीवन में सुख, शांति, आपसी सहयोग, नैतिक प्राणी और रक्षा का जीवन बतलाया। इस अवस्था में मनुष्य 3 अधिकारों का उपयोग करता था और साथ ही साथ दूसरे लोगों के इन अधिकारों का भी सम्मान करता था। तो तर्कशास्त्र के नियमों के अधीन प्रत्येक मनुष्य जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग इस प्रकार करता था कि दूसरे के अधिकारों पर कोई प्रभाव ना पड़े या हनन ना हो। तो मनुष्य ऐसी अवस्था में रहता था जहाँ उसके पास अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना था। और यह अवस्था जो लॉक ने वर्णित की है वो नैतिकता और सामाजिकता से पूर्ण थी। अब प्रश्न है कि ये समझौते के कारण क्या थे। एक बात निश्चित है कि समझौते के प्रमुख कारणों में 3 बातें महत्वपूर्ण थी। निश्चित
कानून बनाने वाली संस्था का अभाव, कानूनों को लागू करने वाली संस्थाओं का अभाव और उन कानूनों को बंधित करने या उन व्याख्या करने के लिए कोई न्यायाधीश नहीं थे। तो अपनी भाषा में, वर्तमान भाषा में हम क्या कहेंगे? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही संस्थाओं का पूर्णतया से अभाव था। तो लॉक ने हॉब्स के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही समझौता किया गया था, लेकिन लॉक ने 2 समझौते किए। पहला समझौता सामाजिक था और दूसरा राजनीतिक था। एक समझौता व्यक्तियों के बीच में हुआ, तो दूसरा समझौता व्यक्तियों और शासक के बीच में हुआ। इस नवीन राज्य का जो स्वरूप था वो यह था कि सरकार को स्वयं एक लक्ष्य नहीं वरन लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र माना गया था, और वह लक्ष्य शांति और व्यवस्था स्थापित करना और लोक कल्याणकारी कार्य करना। लॉक के शब्दों में एक परिभाषा है कि जनता द्वारा शासक को प्रदत्त कानून निर्माण का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है, किंतु यह निरंकुश नहीं है। इसका प्रयोग जनता के हित में ही होना चाहिए जिसके लिए प्रदान किया गया है। तो कहने का मतलब है कि जनतंत्रात्मक शासन का वो पक्षधर रहा। उसका कहने का मतलब है कि जनता द्वारा शासक को जो अधिकार दिया गया है, सर्वोच्च अधिकार कानून निर्माण का, लेकिन वो उसको निरंकुशता से पालन नहीं करेगा, बल्कि उन कानूनों का प्रयोग जनता के हित के लिए करेगा, अर्थात जनता के हितों की, अधिकारों की रक्षा के लिए उन कानूनों का निर्माण करने की शक्ति जो है उसके पालन करेगा या उसके अधिकारों का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से लॉक इस विचार का प्रतिपादन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल होती है तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का भी अधिकार है, यानी कि क्रांति का अधिकार देने का समर्थन करता है जॉन लॉक। लॉक ने शासक को भी समझौते का एक पक्ष मानकर शासक के अधिकारों को सीमित कर दिया है और इस तरह से गौरवपूर्ण क्रांति को न्यायोचित ठहराया है तथा सीमित संवैधानिक राजतंत्र का पक्ष ग्रहण किया है। आलोचकों की दृष्टि से जॉन लॉक के सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत भी दूर नहीं है। निम्न आधारों पर या कुछ आधारों पर इसकी आलोचना हुई है। नंबर 1, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अवास्तविक। नंबर 2, राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं। नंबर 3, निरंतर क्रांति की आशंका। नंबर 4, राज सत्ता विभाजित नहीं होती। नंबर 5, कानूनी राज सत्ता को महत्व नहीं। तो आलोचना के क्रम में आलोचना जो की गई है वो है कि लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, उन्होंने कहा यह वास्तविक नहीं है, और राज्य की जो स्थापना का उद्देश्य बताया है वो मात्र भौतिक नहीं हो सकता, वो नैतिक विकास भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसे अधिकार जनता को दे दिए जाए, क्रांति का अधिकार दिए जाए, तो निरंतर क्रांति की ही आशंका रहेगी। तो जनता के लिए ये जो क्रांति की बात है वो विद्रोह का एक लाइसेंस बनकर रह जाएगा। और राज सत्ता कभी विभाजित नहीं होती, वो व्यक्तियों तथा राजाओं में बटी हुई है, किंतु वास्तव में राज सत्ता विभाजित नहीं होती है। और कानूनी राज सत्ता को लॉक ने कोई भी महत्व नहीं दिया है। लेकिन फिर भी जॉन लॉक की
जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है उसकी हम महत्व को नहीं भूल सकते। पहला तो ये कि लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर किया है और राजनीति में जन सहमति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो कि ये विचार सर्वमान्य है और लॉक को प्रजातंत्र का अग्रदूत भी कहा जाता है। दूसरी बात कि शासक को आवश्यक रूप से जनहित में कार्य करना चाहिए, यह बताने का भी उसने प्रयास किया। और तीसरी बात उसने ये बताई कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है वो लोकप्रिय मौलिक अधिकारों की धारणा पर ही टिका हुआ है। और नेक्स्ट है कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जो बीज हैं वो हमें लॉक के विचारों में ही मिलते हैं। और आधुनिक युग में सबसे पहली बार उसने शक्ति विभाजन की विचारधारा का प्रतिपादन किया है। लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता के विचार पर भी का भी प्रतिपादन किया है और बहुत ही अधिक प्रगतिशाली विचारक माना गया है या कहा गया है। तो इस प्रकार हमने देखा जॉन लॉक का सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे रूसो के सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत का वर्णन।